अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक ठाक हैं? चलिए, कम बैक टू योर बायो टॉपिक। ओपन योर बुक, पेज नंबर 62। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बोन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जब बोन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं तो उनका वो जो कॉन्टेक्शन का जो लोकेशन है, जो पॉइंट है, वहाँ पे क्या बनता है? जॉइंट बनता है। तो आज हम लोग जॉइंट्स की डिटेल पढ़ेंगे। A joint is the location at which two or more bones make contact. They allow movement and provide mechanical support. Joints can be classified on the basis of the degree of movement they allow. अगेन यहाँ पे वही बात वो कह रहे हैं कि जॉइंट्स क्या है? बोन्स, जब टू बोन्स आपस में मीट करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, तो वो वहाँ का जो वो रीजन है उसको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट क्या करता है? ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। और जॉइंट्स को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है किस बेस के ऊपर? उनकी मूवमेंट की बेस के ऊपर। सब जॉइंट्स एक जगह पे मूव नहीं करते हैं या एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। हर जॉइंट की अलग अलग मूवमेंट होती है, यानी वो अलग अलग मूव कर रहे होते हैं। उस डिग्री के ऊपर उन्होंने मूवमेंट के ऊपर उन्होंने जॉइंट्स को आपके कह लें कि क्लासीफाई किया है इनटू 3 टाइप्स। एक है इमूवेबल, एक है स्लाइटली मूवेबल और एक है मूवेबल जॉइंट्स। नाउ इमूवेबल, जिनको हम फिक्स जॉइंट भी कहते हैं, नेम इंडिकेट कर रहा है आपको इमूवेबल, यानी कि मूव नहीं करते हैं, फिक्स होते हैं। सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट। फॉर एग्जांपल द जॉइंट्स बिटवीन योर स्कल बोन्स, यानी कि जो आपके स्कल के जो जॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं वो कोई मूव नहीं कर रहे होते। अगर हमारी स्कल के जॉइंट्स मूव कर रहे होते तो हमारे स्कल के अंदर से कभी कोई चीज मूव कर रही होती, कभी कोई चीज मूव कर रही होती, ब्रेन निकल के आगे पीछे हो रहा होता, ठीक है ना। सो हमारे जो स्कल के जॉइंट्स है वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। Slightly movable joints, such joints allow slight movement, for example joints between the vertebra, यानी कि थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं वो, जैसे कि हमारे वर्टिब्रा के हैं वो हमारी जो हमारी बैकबोन है उसको पूरा स्ट्रेच नहीं कर देते, 360 डिग्री पे वो नहीं मूव करते हैं। वो बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करती है, लेकिन कुछ हद तक, ठीक है, सारी मूवमेंट नहीं होती। और जिनमें सब मूवमेंट होती है वो जिम्नास्टिक्स होते हैं। वो सर्टन उन्होंने केसेस उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होती है, इसलिए उनकी वो ज़्यादा मूव कर रही होती है। लेकिन नॉर्मली एवरेज हर एक को देखें तो उनके ये वाले जो आपके जॉइंट्स हैं ये स्लाइटली मूव करवाते हैं बोन्स को, सारे के सारे मूव नहीं करवा रहे होते हैं, ठीक है। जो जिम्नास्टिक है उनको भी कभी आप देखो तो वो अपनी उसको 360 डिग्री पे भी घुमा नहीं सकते हैं, एक हद तक वो उसको घुमाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा वो भी नहीं घुमा सकते। नीचे आपके आ जाते हैं मूवेबल जॉइंट्स। दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, यानी कि ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत सारी मूवमेंट आपको शो करते हैं। जैसे आप अपने शोल्डर को देख लो तो आपका शोल्डर, आपका आर्म पूरा मूव कर जाता है आगे पीछे तक, ठीक है। एल्बो को देखो तो एल्बो वन प्लेन में मूव कर रही है, नी भी वन प्लेन में मूव कर रही है, लेकिन अगर आप अपनी लेग को घुमाओ तो वो भी पूरे सब पीछे से आगे तक 360 डिग्री में मूवमेंट शो कर देती है। सो ये वाले जॉइंट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवेबल जॉइंट्स हैं। द मेन टाइप्स आर हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी उन्होंने जॉइंट्स को भी मूवेबल जॉइंट्स को भी आगे 2 डिवीजन में क्लासीफाई कर दिया है, एक हिंज जॉइंट और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगेन यहाँ नेम इंडिकेट कर रहा है हिंज, यानी हिंज क्या है? अगर आप अपने दरवाजे को देखो, दरवाजा और चौगाट इन दोनों को जो यानी कनेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं हिंज, ठीक है। सो हिंज जॉइंट अगर आप देखते हो तो दरवाजा 360 डिग्री मूव नहीं करता, वो एक प्लेन में एक हद तक की डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमारे भी ऐसे ही जो जॉइंट्स जो एक प्लेन में एक हद तक मूव कर रहे हैं उनको हम हिंज जॉइंट कह रहे हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नेम ही इंडिकेट कर रहा है, बॉल यानी कि पूरा राउंड है, ठीक है, ऐसा बॉल जो कि एक सॉकेट के अंदर है पूरा राउंड मूव कर रहा है, ठीक, उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, यानी ऐसे जॉइंट जो कि 360 डिग्री पे मूवमेंट शो कर रहे हैं। Hinge joints move back and forth like the hinge on a door and allow movement in one plane only. The knee and elbow are in hinge joint. Ball and socket joints allow movement in all direction. The hip and shoulder joints are ball and socket joint. मैंने नहीं ख्याल कि मुझे और इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है, सब क्लियर है कौन कौन से आपके हिंज जॉइंट और कौन से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर आप अपनी लेग को मूव करो या आर्म को मूव करो तो देखो वो पूरा 360 पीछे से आगे तक आप उसको रोटेट कर सकते हो, जबकि नी को या एल्बो को रोटेट नहीं कर सकते। नीचे आ जाए, अगर आप अपने ब्लू बॉक्स पे द नेक जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड हेड अलाउ मूवमेंट साइड टू साइड, ठीक है, आप लेफ्ट एंड राइट देख सकते हो, इसके अलावा पीछे या पीछे वाली साइड पे नहीं आप अपनी नेक को लेके जा सकते। कैन यू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ इट वर अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता तो क्या होता? तो फिर वो होता है जो आप लोग अपनी हॉरर मूवीज में देखते हो, जो विच आती है और वो पूरा पीछे से आगे तक अपना जो नेक रीजन होता है वहां से फेस को घुमा लेती है, ठीक है। फिर आपके साथ भी ऐसे होना था, आप भी एकदम पीछे मुंह करते हो और देखते हैं हाँ जी भी कौन क्या कर रहा है और किसने मुझे बुलाया।
ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 63, रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये टेंडन्स क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन और मसल्स को यानी बोन्स को आपस में मूव कर रहे होते हैं। अब कौन किसको मूव कर रहा है, किसको किसके साथ अटैच कर रहा है, कहाँ हेल्प कर रहा है, वो हम पढ़ते हैं। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ कोलेजन। अगेन ये भी किससे बने हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, जिसमें क्या होता है, कोलेजन होता है। टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स क्या करते हैं, वो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं ये। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट टेंडन एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच्ड बोन व्हिच मूव्स एज अ रिजल्ट। ये देखो आप नीचे डायग्राम में देखो, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये बीच में मसल है, ठीक है। मसल क्या कर रहा है, यहाँ से एक बोन को दूसरी टेंडन है ये, तो टेंडन यहाँ पे क्या कर रहा है, मसल को यहाँ एक दूसरी जोन सी ये नीचे वाली आपकी बोन है इसके साथ अटैच कर रहा है मसल को। सो मसल और बोन के बीच में यहाँ ये क्या है, टेंडन है, यानी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेंडन आपकी बोन जो नीचे वाली बोन है उसको बेंड करेगा या फिर रिलैक्स करेगा, ठीक है। Ligaments are strong but flexible bands and join one bone to another at joints. They prevent dislocation of bones at joints. लिगामेंट्स क्या है, वो भी अगेन ऐसे ही बैंड्स हैं लेकिन थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, वो बोन्स को बोन्स के साथ मिला रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ हैंड में देखो, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इन दोनों बोन्स को बीच में जो आपस में मिला रहे हैं वो क्या है, वो लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट्स क्या काम करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डिसलोकेशन, यानी लोकेशन से हिलने नहीं दे रहे हैं, बोन्स को आपस में एक उनकी फिक्स पोजिशन पे रख रहे हैं, उनको आपस में एक दूसरे से हिलने नहीं दे रहे। अदरवाइज अगर आपकी हाथ की उंगली अगर लिगामेंट्स के साथ फिक्स ना होती एक दूसरे के साथ, तो एक यहाँ होती है तो दूसरी कहीं यहाँ फिर रही होती है, तीसरी यहाँ होती है, ठीक है। फिर आप अपनी हैंड्स की जो ये आपकी छोटी छोटी बोन्स है इन्हीं को समेट रहे होते हैं, ठीक। सो आपके जो लिगामेंट्स है वो बोन टू बोन है और जो लिगामेंट है वो मसल टू बोन है। क्लियर हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट आ जाए मसल्स एंड मूवमेंट, यानी मसल्स की मूवमेंट हमारी बॉडी में, मसल्स कैसे मूव करवा रहे हैं, मसल्स आपको हेल्प आउट कैसे कर रहे हैं बॉडी को मूवमेंट के लिए। हमें इतना पता है कि हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम के अंदर हर बोन के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसल है, सो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो ही आपकी बॉडी मूव करेगी। We know that when bones move at joints, they produce movement. The movement in bones are brought about by the contraction of skeletal muscles, which are attached with them by tendons. The role of skeletal muscles are as follow. इसमें कोई कुछ खास ऐसा नया तो नहीं था। अगेन वही बातें जो मैं पीछे से भी कहती आ रही हूँ कि बोन्स मूव करती हैं तो हम मूव करते हैं, बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं। आपकी सारी जो बोन्स है वो एक स्केलेटल सिस्टम बना रही है और स्केलेटल सिस्टम के साथ मसल्स अटैच है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ही आपका स्केलेटल सिस्टम मूव करेगा। यहाँ पे एक बात बताने वाली है कि मसल्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं। साइड पे जो आपका बना हुआ ब्लू बॉक्स है आप इसमें भी देख सकते हो। इट इज एन इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट मसल्स कैन ओनली पुल और कॉन्ट्रैक्ट, नॉट पुश, ठीक है। सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स नहीं कर सकते। हाँ, ऑटोमेटिकली अगर आपके मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर में प्रेजेंट है तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे ने रिलैक्स करना ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करे तो नीचे वाला भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वैसे तो फिर वो ना आर्म मूव होगी ना लेग मूव होगी, कुछ भी मूव नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन वन एंड ऑफ अ स्केलेटल मसल, one end of a skeletal muscle is always attached with some immovable bone. This end of muscle is called the origin. Other end of muscle is attached with a movable bone and is called the insertion. When a muscle is stimulated by a nerve impulse, it contracts to become shorter and thicker. Due to this contraction, it pulls the movable bone. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आपका मसल है वो जब भी अटैच होता है कहीं ना कहीं किसी भी बोन के साथ, तो हमेशा वो एक ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो कि इमूवेबल होती है, और जिस रीजन से वो आपका मसल उस बोन के साथ अटैच है वो ओरिजिन आ जाता है, ठीक है। और जो दूसरी बोन होती है वो मूवेबल होती है और जो वहां पे आपका मसल जिसके साथ अटैच है वो आ जाता है इंसर्जन पॉइंट, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ये ऊपर वाली अपनी डायग्राम देखो, सपोज करो कि ये ऊपर वाली ये वाली जो बोन है ये इमूवेबल है और नीचे वाली मूवेबल बोन है, तो ये जो आपका ये मसल है ये जो इसका पॉइंट है ये आ जाएगा ओरिजिन, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है जिसने इसको हिलाना है ये आ जाएगा इंसर्जन पॉइंट, ठीक है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑटोमेटिकली नीचे जो आपकी बोन है वो मूव करेगी। साइड वाला ब्लू बॉक्स, मोस्ट एक्टिविटीज इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एटसेट्रा रिक्वायर्स कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी काम कर लो उसके लिए कोई एक मसल काम नहीं कर रहा होता, आपकी बॉडी के हर मसल, यानी कह लो बहुत सारे मसल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एट अ टाइम एक मसल ही काम नहीं करता उस टाइम पर।
नीचे आ जाए आपका लास्ट पैराग्राफ। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक, यानी कि एंटागोनिस्टिक मतलब होता है ऑपोजिट पेयर में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, ठीक, जब वो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट जॉब भी करेंगे, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो रहा है। When one muscle contract, the other relaxes, and this phenomena is called antagonism। और जब इनकी ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो ये प्रोसेस चल रहा होता है, इस प्रोसेस को इन्होंने क्या नाम दे दिया है, एंटागोनिज्म। When a muscle contract and bend the joint, it is known as flexor muscle and the movement is called flexion. When a muscle contract and straight the joint, it is known as extensor muscle and the movement is called extension। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स नहीं करते। ऐसा मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आपके किसी जॉइंट को बेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को, आर्म को ले लो, ठीक है, अपनी बाजू को स्ट्रेट करो और आप जब स्ट्रेट करके हाथ को अपने फेस की तरफ लेके आओ, यानी आप अपने आर्म को क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इट्स मीन कि आपका जो ऊपर वाला मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो बेंड हो रहा है, ठीक है, आपके बोन्स को बेंड कर रहा है, तो इसमें वो वाला मसल क्या होगा, फ्लेक्सर मसल होगा, ठीक हो गया। अब जब दोबारा अपने हाथ को वापस पीछे लेके जाओ और अपनी आर्म को स्ट्रेट करो, जब आर्म को स्ट्रेट करो तो जो नीचे वाला मसल है आपका, वो वाला क्या मसल हो रहा है, वो अगेन वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ क्या कर रहा है, आपके हाथ को यानी आपकी आर्म को सीधा कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है, तो उस मसल को नाम दे देंगे एक्सटेंसर मसल, और इनके इस फिनोमिना को एक्सटेंशन या फिर फ्लेक्शन का नाम दे देंगे। Following is an example of antagonistic action of a pair of a skeletal muscle। नेक्स्ट पेज पे आपकी पूरे इसकी फिनोमिना की, एंटागोनिज्म की सारी आपकी एग्जाम्पल है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए यही सब है। टाइप्स ऑफ जॉइंट आपका एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपने अच्छे से याद करना है। उसके अलावा आपका टेंडन और लिगामेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन या डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, और जो नीचे मसल्स एंड मूवमेंट अगेन इसके ऊपर, और वो डिफाइन ओरिजिन, डिफाइन इंसर्जन, डिफाइन एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिज्म, इस सब में डेफिनेशन है, लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट में आ जाता है, ठीक है। सो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। इसके साथ साथ आपकी आ जाए आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर, उस पर जो पेज नंबर 10 पे जो आपकी डायग्राम बनी हुई है, आपने उस डायग्राम को अच्छे से करके आना है जी। तो ये आपकी पेज नंबर 10 के ऊपर डायग्राम है जिसको आपने कॉपी के ऊपर अच्छे से साफ तरीके से लिखना है, गंद नहीं मारना है। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर आ जाता है 10.4, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन अभी इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि जब आप लोग आओगे तो उस टाइम पे इजीली जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम साथ साथ कर लेंगे। अभी जस्ट आपके लिए कि आप लोग कॉपी कंप्लीट कर लो, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। जब आप आओगे तो आपको कॉपी बनानी नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। सो ये डायग्राम आपने अच्छे से अब बना लेनी है। Assalamualaikum students, how are you all? Hope fine and safe. Now open your books, page number 64। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था मसल्स एंड इट्स मूवमेंट के बारे में। हम लोगों ने उसके इंसर्जन, ओरिजिन के बारे में पढ़ा था कि मसल का इंसर्जन पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है। फिर हमने पढ़ा था एंटागोनिस्टिक एंड एंटागोनिज्म के जब मसल्स ऑपोजिट एक दूसरे के होते हैं तो उसको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं और उनके जो फिनोमिना को एंटागोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आगे बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया था और मैंने कहा था एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल करने लगे हैं। एज सच कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। मैंने जो आपको आर्म्स वाली एग्जाम्पल कल ही लास्ट लेक्चर में बताई थी वही एग्जाम्पल यहाँ पे, बट थोड़ा सा उन्होंने उसको डिटेल में बता दिया, आपको इसको याद करना पड़ेगा। सो Bicep is a flexor muscle on the front of the upper arm bone while tricep is an extensor muscle on the back of arm। यानी कि आपके जो अगर आप अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हो, जो ऊपर वाली साइड का जो आपका मसल है वो बाइसेप आ जाता है और जो नीचे वाली साइड का जो मसल है वो ट्राइसेप आ सकता है। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। Both these arms have their origin at pectoral girdle and insertion at one of the two bones of forearm। हम लोगों ने बात की थी पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल हमारा शोल्डर गर्डल है, ठीक है। तो वो कहने कि यहाँ पे जो हमारे मसल्स हैं उनका ओरिजिन पेक्टोरल गर्डल पे है क्योंकि हमारा पेक्टोरल गर्डल ऊपर से शोल्डर वाली रीजन पर मूवमेंट नहीं हो रही। तो जो मसल्स का जो रीजन है वो ऐसी बोन के साथ होता है जो कि मूव नहीं करती, ठीक है ना। तो ऊपर जो पेक्टोरल गर्डल के साथ मसल है वहां पे उसका वो ओरिजिन आ जाता है और जो नीचे वाली बोन्स के साथ मसल का जो पॉइंट है वो इंसर्जन आ जाता है। When bicep muscle contract the forearm insertion and is pulled upward, तो वो जब वो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी आर्म ऊपर की तरफ आ जाएगी। इट इज द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो ज्वाइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, और ये मसल इस टाइम पे क्या हो रहा है, फ्लेक्सर मसल हो रहा है। ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स, और ऑटोमेटिकली जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे वाला मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा, यानी ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, फोरआर्म इज पुल्ड डाउन, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ एट एल्बो जॉइंट, ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल रिलैक्स। एंड उसी का बाइसेप का ही ऊपर वाले का ही ऑपोजिट है, नीचे जब आपका ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोरआर्म आपकी सीधी हो जाएगी और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एक्सटेंशन वाला पॉइंट आ जाएगा ये, और इसके ऑपोजिट जो ऊपर बाइसेप मसल है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। इन दिस वे बाइसेप एंड ट्राइसेप मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और एंटागोनिज्म को शो कर रहे हैं। सिमिलर पेयर वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट्स प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। वो कह रहे हैं ऐसी मसल्स आपकी स्केलेटन में हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, और वो आपस में ऑपोजिट मूवमेंट शो कर रहे हैं और उसकी मूवमेंट से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी मूव कर रही है। नीचे आ जाएं, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन अगर उसमें कहीं कुछ खराबी आ जाती है तो क्या होता है, ठीक है, खराबी को क्या कहते हैं, डिसऑर्डर्स। द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आ जाता है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस इज अ बोन डिजीज इन एडल्ट, स्पेशली इन ओल्ड पीपल. इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन. इन ऑस्टियोप्रोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड phosphorus. It may be due to malnutrition, that is lack of protein and vitamin C, lack of physical activity, or deficiency of estrogen hormone. In old age, there is decreased secretion of growth hormone and is also lead to decreased deposition of minerals in bone matrix. Osteoporosis में क्या होता है, आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट होना बंद हो जाता है, ठीक है, और स्पेशली ये किस में होता है, ओल्ड पीपल में होता है। यंग में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये ओल्ड जो एज के हो जाते हैं उनमें होता है, क्योंकि यंग्स खाते पीते रहते हैं, कुछ उनकी मदर्स केयर करती रहती हैं, इसलिए यंग्स में ये चीज़ कम नज़र आती है, लेकिन हाँ ओल्ड पीपल्स में ज़्यादा नज़र आती है, और स्पेशली वुमेंस में नज़र नहीं आती, क्योंकि नज़र आती है क्योंकि वुमेंस दूसरों का तो ख्याल करती हैं, अपना ख्याल नहीं करती, ठीक से डाइट नहीं लेती। जब ठीक से डाइट नहीं लेंगी तो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, ठीक से आपकी डाइट ना होना, यानी कि उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यानी एक जो बैलेंस डाइट होती है वो नहीं होती, तो उसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम या फॉस्फोरस की जो डेपोजिशन है वो नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। क्लियर, इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस यही सब बताया है कि ऑस्टियोप्रोसिस किन में होता है और किसकी वजह से होता है। ब्लू बॉक्स में आ जाए, it is one of the function of estrogen to deposit minerals in bones. When the reproductive cycle stops in females, not if enough estrogen is secreted. Yes, यहाँ पे उन्होंने नीचे एस्ट्रोजन की भी बात की थी। एस्ट्रोजन क्या है, हमारे अंदर हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है उसको भी कह लो कि उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन ही नहीं आएगा तो हमारी बोन्स के अंदर कह लें कि आपके कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होगी। अब जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो बोन्स के अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन भी नहीं होगी। ओल्ड वुमेन्स में इसलिए कहा गया है क्योंकि ओल्ड वुमेन्स में क्यों होती है ऑस्टियोपोरोसिस, एक सर्टेन टाइम के बाद उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो स्टॉप कर जाता है। जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप कर जाता है तो यानी कि एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन थोड़ी हो जाती है, या कह लें कि कम हो जाती है। जब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बोन्स में मिनरल्स की डेपोजिशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट पे आ जाए, पेज नंबर 65 पे। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस अब क्या है, आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, यानी जिसको कहते हैं जोड़ों का दर्द। ये वो इन्फ्लेमेशन है, जलन होना या दर्द रहना जोड़ों में। इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन। ये भी अगेन यंगस्टर्स का नहीं है, यंगस्टर्स खाते पीते रहते हैं। ये किस में हो रहा है, ओल्ड एज के जो लोग हो जाते हैं ना उनमें हो जाता है, ठीक है, और वुमेन्स में भी स्पेशली होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट, पर्टिकुलरली इन द वेट बेयरिंग जॉइंट्स, दैट इज हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट एटसेट्रा। इसकी अब सिम्टम्स में क्या है, दर्द होती है और उसके अलावा स्टिफनेस यानी अकड़ाहट आ जाती है। लोग वो जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते नहीं मेरे जोड़ों में अकड़ाहट आ रही है, वो जो अकड़ाहट है यानी स्टिफनेस आ जाती है, कड़क कड़क की फिर उनमें से आवाजें आती है जॉइंट्स की जब वो उठते बैठते हैं। The treatment of arthritis includes painkiller and anti-inflammatory medicines. ये उसकी ट्रीटमेंट में आ जाती है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं जब तो वो डॉक्टर पेन किलर दे देते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी वो इस दर्द को कम करने की दवाई दे देते हैं। There are many types of arthritis. Again आर्थराइटिस की भी टाइप्स आ जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट।
Osteoarthritis, it is due to degeneration in the cartilage present at joints or due to decreased lubrication production at joints. आपके जो जॉइंट्स हैं यानी एक बोन से दूसरे बोन के बीच में एक सर्टन कह लो कि स्पेस होती है और उस स्पेस में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. अगर मैं इजी वर्डिंग में आपको बताऊं तो आप लोग जो लोग कह लो कि लेग पीस खाते हैं, ठीक है, उस लेग पीस को जब आप लोग ऊपर वाली पॉइंट से देखो तो वहां पे एक हल्की सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. बच्चे उसको भी शौक से खा जाते हैं, ठीक है. वो वाली कार्टिलेज की यहाँ बात हो रही है कि वो खत्म हो जाती है. जब वो खत्म हो जाएगी तो नीचे स्पेसिफिक बोन ही रह जाएगी और जब दो बोन्स आपस में रहेंगी तो वो जब टकराएंगी तो जाहिर सी बात है दर्द तो होगी, ठीक है. सो वो कह रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो कार्टिलेज खत्म हो जाती है. इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ द बोन एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल. नेक्स्ट आ जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस. It involves the inflammation of the membranes at joints. Its symptoms include fatigue, low-grade fever, pain and stiffness in joints. यहाँ पे ये कह रहे हैं उस कार्टिलेज के ऊपर एक हल्की सी लेयर होती है मेम्ब्रेन की. यहाँ पे वो बात करें कि वो मेम्ब्रेन की लेयर खत्म हो जाती है जिसकी वजह से फिर हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाता है. फिटीग यानी दर्द, लो फील करना, हल्का हल्का बुखार रहना, साथ में दर्द होना जॉइंट्स में. देन आ जाए गाउट. It is characterized by the accumulation of uric acid crystals in movable joints. It generally attack the toe joint. यानी इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स के अंदर आ जाता है, ठीक. और जब यूरिक एसिड आ जाता है तो गाउट की आपको यानी ये सिम्टम्स इंडिकेट हो जाते हैं और आर्थराइटिस की ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है. इन दोनों आपकी डिसऑर्डर्स जो हैं इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, समटाइम्स लॉन्ग भी बन जाता है आर्थराइटिस के ऊपर. यहाँ पे डिफरेंशिएट आ जाता है गाउट और आर्थराइटिस, गाउट और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस इनके बीच में, ठीक है. सो आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज. वो है आपका होमवर्क. आप लोग जब आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि किस किस का करेक्ट आंसर है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने अच्छे से समझा भी है कि नहीं, कि बस ऐसे ऐसे ही ठीक हो गया. इसके अलावा अब आ जाएं आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे. प्रैक्टिकल कॉपी का आपका है पेज नंबर 22. वो खोलें जी. ये आपका पेज नंबर 22. इसके ऊपर आई की डायग्राम बनी हुई है. आपने ये आई की डायग्राम बनानी है. ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2.13 है, ठीक है. सो आप लोगों ने ये भी डायग्राम साथ में बनानी है. अगेन मैं कह रही हूँ कॉपी आप लोग साथ साथ कंप्लीट करते रहें ताकि जब आप लोग वापस आए तो आपकी कॉपी बनी हुई हो.